My name is Musa Karim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel, reviving the teaching concepts. Now, let us come to the next topic, that is measurement of temperature. टेम्परेचर की मेजरमेंट हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स में करते हैं और 3 टेम्परेचर के बहुत पॉपुलर स्केल्स हैं जिनको हम जानते हैं। उसमें से एक डिग्री सेंटीग्रेड जो मोस्ट पॉपुलर और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट स्केल है, डैनियल फ़ारेनहाइट ने जो प्रेजेंट किया, और तीसरा लॉर्ड केल्विन का प्रेजेंटेड स्केल जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल भी कहते हैं। नाउ, किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज की मेजरमेंट उन टर्म्स में करें, ये किसी ऐसी चीज के रेफरेंस से करें जिसके बारे में हम सब जानते हैं पहले से, या जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो कि ये ऐसा है तो इसके लिहाज से ये वैल्यू कितनी बन रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है, सही है। कल भी गर्मी थी, कोई कहे कि नहीं कल ज्यादा गर्मी थी, आज कम गर्मी है। दूसरा कहेगा नहीं आज ज्यादा गर्मी है, कल कम गर्मी थी आज के मुकाबले में, तो हम किसकी बात पे यकीन करेंगे? फिर से दो लोग पिकनिक पे जाते हैं अलग अलग स्पॉट्स पे या अलग अलग पॉइंट्स पे। एक कहता है जिस पॉइंट पे मैं गया वहां समंदर का टेम्परेचर बहुत कम था, पानी बहुत ठंडा था। दूसरा कहता है कि नहीं जहां मैं गया था उसका टेम्परेचर ज्यादा कम, वो पानी ज्यादा ठंडा था। नाउ हु टू बिलीव इन, हम किसकी बात पे यकीन करेंगे? ये तो झगड़े वाली बात हो जाएगी। इसलिए हमने ये कोशिश की कि कोई एक ऐसा हमारे पास मेजरमेंट का क्राइटेरिया बन जाए या कोई एक ऐसा मेजरमेंट का स्टैंडर्ड बन जाए कि जिसके लिहाज से हम बता सकें कि किसका टेम्परेचर कम, किसका ज्यादा टेम्परेचर था। क्योंकि फिजिक्स में हम अंदाजों पे नहीं चलते। कम टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर में फिजिक्स में काम नहीं होता। वैल्यू हमें चाहिए होती है। लाइक वी से ऑलवेज के इन फिजिक्स वी क्वांटिफाई क्वांटिटीज, वी क्वांटिफाई थिंग्स, और इन्हीं को तो हम फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, और क्वांटिफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई मेजरमेंट चाहिए होती है। मेजरमेंट हम किसी ऐसी चीज के रेफरेंस से करते हैं जिसे हम सब जानते हैं। यानी कि टेम्परेचर के लिए भी हम किसी ऐसी चीज का सहारा लेंगे या किसी ऐसे सब्सटेंस का, मटेरियल का, ऑब्जेक्ट का सहारा लेंगे जिसके प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रही है तो जिसके गर्म या ठंडा होने के बारे में हम सब जानते हैं और वो सब जगह एक जैसा है। जैसे कि हम जानते हैं आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आइस मेरे घर में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट होगी, ये आइस आपके घर में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगी। हर जगह जहां कहीं भी हम देखेंगे आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या ऑल्टरनेटिवली वी से कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सब जगह एक है। दुनिया में सब जगह पानी एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज होता है एंड दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात, इसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये पानी मैं अपने घर में उबालूं तो वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलता है, आप अपने घर में उबालेंगे तो वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलेगा। मैं दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई पानी उबालेगा तो इट विल बी बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू पता चल जाए कि दो लोग जो पिकनिक स्पॉट्स पे गए थे, एक के पानी का टेम्परेचर 10 दूसरे का 12 होगा, तो हम बता सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर 12 है वो ठंडा तो है लेकिन 10 के मुकाबले में वो ज्यादा ठंडा नहीं था। 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी ज्यादा ठंडा और 12 वाला उसके मुकाबले में निस्बतन गर्म था। या अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए कि एक आज टेम्परेचर अगर 40 है और कल टेम्परेचर 42 था, तो हम कहेंगे कि कल ज्यादा गर्मी थी, आज कम गर्मी है क्योंकि कल टेम्परेचर की वैल्यू 42 और आज टेम्परेचर की वैल्यू 40 है। इसी तरीके से मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने भी मुख्तलिफ चीजों को रेफरेंस बनाते हुए अपने अपने टेम्परेचर की स्टडीज को उन्होंने परसू किया और कुछ स्केल्स बनाए, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर स्केल या वर्क ऑन टेम्परेचर इज डन बाय सेल्सियस। सेल्सियस ने जो स्केल बनाया उस स्केल की बुनियाद उन्होंने वाटर के ऊपर रखी और उन्होंने कहा कि वाटर जब फ्रीज होगा तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम ले लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर जहां बॉयल होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम ले लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इस दरमियान उन्होंने 100 लेवल्स बनाए 0 से 100 के दरमियान। क्योंकि ये 100 लेवल्स हैं, 100 ग्रेड्स हैं, इसलिए इस स्केल को सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, सो सेल्सियस कंसिडर्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर and boiling point of water as standard, and they too at 0 degree centigrade and 100 degree centigrade respectively. Similarly, Daniel Fahrenheit, इन्होंने भी एक टेम्परेचर स्केल बनाया, और उस टेम्परेचर स्केल में उन्होंने वाटर तो नहीं बल्कि उन्होंने ब्राइन, वाटर, अमोनियम क्लोराइड, आइस, इनके इक्वल पार्ट्स में उन्होंने सॉल्यूशन बनाया या एक मिक्सचर बनाया, और उस सॉल्यूशन को उन्होंने स्टैंडर्ड बनाते हुए उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि वो जब मेल्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे कि दैट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और उस ब्राइन के रिस्पेक्ट से या उस स्केल में, जिस स्केल में उन्होंने ब्राइन को स्टैंडर्ड माना, उसके हिसाब से जब उन्होंने प्योर वाटर को देखा तो इट वाज बॉइलिंग एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और प्योर वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट आया तो उस टेम्परेचर पे जो स्केल बना दैट वाज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन बिटवीन दोनों के माइनस अगर हम कराएं 212 माइनस 32, सो आंसर इज 180। तो 212 और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान, यानी कि हर वैल्यू के दरमियान उन्होंने, या पूरे वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान 180 इक्वल डिविजन्स रखी, क्योंकि 32 और 212 का डिफरेंस 180 बनता है। ठीक है, तो यहां पे 100 डिविजन्स, यहां पे 180 डिविजन्स। ठीक है, इस लिहाज से दोनों में अगर हम देखें तो क्योंकि यहां पे 100 डिविजन्स हैं, यानी कि 100 पोर्शंस किए गए, एक पोर्शन इतना बड़ा, यहां पे उसी पैसेज में हमें 180, 100 से ज्यादा, जस्ट लेस देन डबल हमें सेगमेंट्स करने पड़े, तो ये वाले हिस्से ज्यादा कंप्रेस्ड होंगे इसके मुकाबले में। लिहाजा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट छोटा और 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसके मुकाबले में बड़ा बनता है। तो इससे हमें ये नजर आया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेंटीग्रेड स्केल बड़ा होता है, बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों के दरमियान कन्वर्जन्स की बात हुई, तो कन्वर्जन के लिए फिर उन्होंने इसी चीज को सामने रखा और कहा कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 विच आर द नंबर ऑफ डिविजन्स जो कि की गई वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, इक्वल टू, इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 0 और 32 लाने के लिए तो 32 माइनस कराना पड़ा, तो उन्होंने ये टेम्परेचर की डिस्क्रिप्शन बनाई कि 32 माइनस कर देंगे जस्ट टू इक्वलाइज, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स 180, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान बनाए। इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 5 10, 2 9 18, तो हमारे पास ये फाइनली कन्वर्जन बनती है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूला बनता है बिटवीन सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ये आपने 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बनती है, और इसमें जो बातें हमें मालूम है वो है क्या, कि सेंटीग्रेड इज अ लार्जर यूनिट ऑफ टेम्परेचर एज कंपेयर टू फ़ारेनहाइट, एंड व्हाट्स द कन्वर्जन फॉर्मूला, वो ये। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं टेम्परेचर की जो दोनों स्केल्स में हमें पता होनी चाहिए हैं। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी तरह
हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। सो टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं लिखूं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम याद होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ टेम्परेचर वैल्यूज हैं और एक टेम्परेचर वैल्यू ऐसी है जिस टेम्परेचर वैल्यू पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल सेम आंसर देते हैं। बाकी तमाम टेम्परेचर वैल्यूज में जो आंसर सेंटीग्रेड में आएगा फ़ारेनहाइट में उससे मुख्तलिफ आंसर आता है, बिकॉज वी नो सेंटीग्रेड स्केल इज अ लार्जर स्केल एज कम्पेयर टू फ़ारेनहाइट। But there is one value of temperature at which temperature in degree centigrade becomes equal to the temperature in degree Fahrenheit. So this is the question कि वो कौन सी टेम्परेचर की वैल्यू है, at what value of temperature does the centigrade and Fahrenheit temperatures या टेम्परेचर वैल्यूज become equal. ठीक है, तो यहाँ जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा के मुताबिक क्या है, आपको ये बताया गया है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों टेम्परेचर्स इक्वल है, तो जब इक्वल हैं तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इनको अलग अलग सिंबल्स के बजाय एक ही सिंबल से हम कॉल करते हैं, लेट इट बी टी। अब ये क्या वैल्यू बनेगी उसको हम उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टी अपॉन 5 इक्वल टू टी माइनस 32/9। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद टी को सेपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे टी के लिए, हमारे पास कुछ आंसर आएगा एंड दैट वैल्यू मस्ट बी -40। इसको आप सॉल्व करें, देखिए आपका आंसर -40 आना चाहिए, ठीक है। सो एट -40 temperatures in degree centigrade Fahrenheit are equal, यानी कि we are saying कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to -40 डिग्री Fahrenheit। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये वाहिद वैल्यू है टेम्परेचर की जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वैल्यूज इक्वल होती है। नाउ एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। नाउ एब्सोल्यूट स्केल शुरू करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं, या एक एक्सपेरिमेंट से बात शुरू करते हैं जिसमें हम लेते हैं एक गैस का सिलेंडर। उस गैस के सिलेंडर को हम हीट करते हैं, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उस गैस के प्रेशर की डिफरेंट वैल्यू नोट करते हैं, और हमने उसको एक चार्ट में ऐसे नोट डाउन कर लिया। टेम्परेचर की डिफरेंट रीडिंग्स ली और उसके ऊपर प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज आते गई, ठीक है। थर्मोमीटर लगा हुआ होगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बैरोमीटर या कोई दूसरा प्रेशर मेजर करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, तो हम टेम्परेचर कम करते चले गए और प्रेशर की वैल्यूज नोट करते चले गए और एक चार्ट में हमने इसको बना दिया। तो हमने देखा क्या कि यहां पे टेम्परेचर आया डिग्री सेंटीग्रेड में और यहां हमने लिया प्रेशर। तो हमने देखा क्या कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम कम करते चले जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता चला जाता है, हत्ता कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आया तो प्रेशर की कुछ वैल्यू आई, हम मजीद कम करते चले गए। जब मजीद कम किया हमने तो ये कम होते होते ये एक पॉइंट हमारे पास ऐसा पहुंचा जिस पॉइंट के ऊपर सपोज ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है -50, -100, -200, इस तरह से सपोज हम चलते चलते एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जिस टेम्परेचर पे हमारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। वी ऑल नो एवरी गैस हैज अ मेल्टिंग पॉइंट, तो कितना ही टेम्परेचर कम करते चले जाएं हर गैस ने किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर आके मेल्ट हो ही जाना है। तो जैसे ही वो गैस, सपोज ये वो पॉइंट है जिस पे गैस हमारी मेल्ट हो गई, तो टेक्निकली तो हमारा एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हो गया, बिकॉज वी वर स्टडीइंग प्रेशर चेंजेस
विद इन अ गैस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो गैस तो यहाँ हमारी कन्वर्ट हो गई सारी लिक्विड के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट हमारा खत्म हो गया। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है एक काम करते हैं, ये हमने नहीं एक्चुअली केल्विन ने किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं इसी को प्रोसीड करते हैं। ऑल्दो इट वाज नॉट प्रैक्टिकल, दैट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन के अगर हम टेम्परेचर को मजीद लो डाउन करते चले जाएं तो क्या चेंज होगा, ठीक है। या अगर इस टेम्परेचर पे गैस सारी गैसेस मेल्ट ना होती या कोई ऐसी गैस होती जो इस टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होती और गैस की स्टेट पे ही रहती, तो उसका टेम्परेचर अगर हम नोट डाउन करते तो हमें क्या दिखता या हमारे पास क्या उसमें चेंजेस या रीडिंग्स आती। तो उन्होंने देखा अब तक गैस हमारी इस बिहेवियर के मुताबिक अपने टेम्परेचर और प्रेशर के ग्राफ को शो करती है। अगर हम ऐसी गैस लेते कोई जो इस टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना होती और गैस के स्टेट में रहती, तो फर्दर लोअरिंग द टेम्परेचर उस गैस ने इसी पाथ को आगे फॉलो करना होता ना। अगेन क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली तो नहीं कर सके बिकॉज गैस मेल्ट हो गई थी, सो अब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशंस उनकी आई या उनका थॉट प्रोसेस चला, इसलिए उसको उन्होंने डॉटेड लाइन से शो किया। और फिर उन्होंने देखा कि इस तरह, तो उन्होंने देखा कि अगर इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट करते 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 मजीद पीछे लेके जाएं तो एक पॉइंट ये लाइन ऐसा अचीव कर लेगी जहां पे प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर तो पहले ही जीरो हो चुका था, अभी माइनस में चल रहा है, प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। ये ऐसी स्टेट आ गई, स्पेशल स्टेट आ गई जहां पे प्रेशर जीरो होने का मतलब क्या हुआ, अब पार्टिकल्स प्रेस नहीं कर सकेंगे, हल्का सा भी अगर टच करते, हल्का सा भी टच करते तो थोड़ा ही सही, बहुत कम सही, प्रेशर तो कुछ होता। अब प्रेशर जीरो हो गया यानी कि कभी भी ये हिट नहीं करेंगे, कभी भी ये प्रेस नहीं करेंगे। जब कभी भी प्रेस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है मूवमेंट भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि मूव करते हैं तो करते करते कहीं टकराते टकराते तो प्रेस भी करते, फोर्स भी लगाते, प्रेशर भी होता। अब जब प्रेशर ही जीरो हो गया तो इसका मतलब है मूवमेंट ही सीज हो गई होगी, क्योंकि ना वो मूव करेंगे तो ना कभी चांस होगा कि चलते चलते किसी पार्टिकल से टकरा जाए, और टकरा जाए तो प्रेशर भी एक्सर्ट कर लें। सो दिस इज अ स्पेशल स्टेट, this is a special point where all the activities and motions of the particles of the gas would have ceased. यहां पे ऐसी स्टेट है कि जिससे मजीद कम स्टेट हम हासिल ही नहीं कर सकते, ना इससे कम प्रेशर हो सकता है, जीरो से कम क्या प्रेशर होगा, ना इससे कम टेम्परेचर हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये वो स्टेट आ गया, ये वो पॉइंट आ गया जहां पे कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब ने बिल आखिर इस पॉइंट पे आके जीरो हो ही जाना है, या जो कम से कम पॉइंट हो सकता है वो ये हो सकता है, ठीक है। तो इससे नीचे तो किसी गैस का टेम्परेचर नहीं हो सकता, इससे कम तो किसी भी मटेरियल बॉडी का प्रेशर नहीं हो सकता। सो व्हाई टू टेक दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, व्हाई नॉट टेक दिस पॉइंट एज अ रेफरेंस जहां पे जीरो सबके लिए होगा, ये जीरो प्रेशर सबके लिए होगा, ठीक है। ये तो जीरो सिर्फ वाटर के लिए है, तो ये तो जीरो सबके लिए। तो केल्विन ने फिर इस पॉइंट को जीरो कहा और कहा यही हमारा स्टैंडर्ड या स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को इन्होंने कहा एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। और इस टेम्परेचर स्केल को, जिस स्केल को उन्होंने इस जीरो से शुरू किया, इस टेम्परेचर स्केल को उन्होंने नाम दिया एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल, ठीक है। और एब्सोल्यूट जीरो उन्होंने कहा ये एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट है जहां पे सारे मटेरियल बॉडीज जीरो हो चुकी होंगी, यानी कि सारी के सारी गैसेस या सब मटेरियल बॉडी का प्रेशर जीरो हो चुका होगा, इससे कम प्रेशर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, और हर मटेरियल की मोशन, उसकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज और उसकी मूवमेंट सब जीरो हो चुकी होंगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि द पॉइंट और द टेम्परेचर एट विच ऑल द मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस बिकम जीरो एंड हेंस देयर प्रेशर एंड एनर्जी बिकम्स जीरो। इस पॉइंट को या इस टेम्परेचर को जहां प्रेशर भी जीरो हो जाता है, नतीजतन एनर्जी भी जीरो हो गई, इस जीरो प्रेशर वाले पॉइंट को उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो का, एब्सोल्यूट मींस फॉर एवरीवन, सब मटेरियल बॉडीज के लिए, ठीक है।
अब केल्विन ने एक नया स्केल बनाया, जिस स्केल में उसने कहा कि मैं जीरो उस पॉइंट को लूंगा जिस पॉइंट पे प्रेशर जीरो हो जाता है, या जो स्टार्ट एब्सोल्यूट जीरो से या जीरो केल्विन से होगा। अब इस स्केल की इसने कैलिब्रेशन इस तरह से की कि जिस तरह से सेंटीग्रेड में 100 इक्वल डिविजन्स रखी वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, केल्विन ने भी यही तरीकेकार अपनाया और उसने कहा कि हम भी इसी तरह से रखेंगे कि वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान 100 ही डिविजन्स रहें, यानी कि जब ये शुरू होगा टेम्परेचर, तो ये इसका जीरो है, जिससे जीरो केल्विन, ये एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे, और बाय द टाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तब तक केल्विन स्केल के ऊपर जो कैलिब्रेशंस हुई हैं, ठीक है, उन कैलिब्रेशंस को उन्होंने ऐसे ही लिया कि जितना फासला सेंटीग्रेड स्केल में 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के दरमियान है, उतनी ही स्पेस एक केल्विन से दूसरे केल्विन के दरमियान भी रहेगी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन के बराबर है। 1 सेंटीग्रेड 1 केल्विन के बराबर नहीं, 38 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 37 डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर क्या आएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर का फर्क है, तो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में आएगा वही डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में भी उतना ही होगा, ठीक है। और बाय द टाइम उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होते होते फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आएगा, तब तक 273.15 केल्विन गुजर चुके होंगे, ठीक है। और ये इसी तरह से चलते चलते 100 इक्वल कैलिब्रेशंस लाइक दिस, ये चलते चलते जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आएगा तो टेम्परेचर 373.15 केल्विन आ चुका होगा, ठीक है। तो इन्होंने भी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर के दरमियान 100 इक्वल कैलिब्रेशंस रखी, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड में सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में, ये इन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन किया। और ये बहुत काम की बात है, हम आगे जाके जब स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे या थर्मल या लीनियर एक्सपेंशन की हम बात करेंगे, तो डेल्टा टी इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन, इसको हमें जहन में रखना है। तो हम इंटरचेंजेबली इनको यूज कर सकते हैं और डिफाइन भी इसी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने लिया और फिर उन्होंने बताया कि 0 केल्विन बराबर है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, which is equal to -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये 0 केल्विन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। दूसरा, freezing point of water in all the 3 temperatures और boiling point of water in all the 3 temperature scales, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और इस हिसाब से अगर कन्वर्जन की और बात की जाए तो कन्वर्जन का ये है कि केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर निकालना हो तो सेंटीग्रेड वाली वैल्यू में 273 ऐड कर लीजिए। मिसाल के तौर पे अगर सेंटीग्रेड का आंसर है 100, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस कर दीजिए। 100 प्लस 273 373, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया 373 केल्विन के बराबर। लाइकवाइज अगर हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो सेंटीग्रेड को अलग कर लीजिए, उसमें से 273 यहाँ प्लस और वहां जाके माइनस करा दीजिए।
तो केल्विन में से 273 माइनस करा देंगे, हमारे पास सेंटीग्रेड में कन्वर्जन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ कन्वर्जन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड एब्सोल्यूट स्केल बिकम्स सो इजी। ठीक है, ये हमें टेम्परेचर की कन्वर्जन्स और इनके बारे में कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इनके दरमियान का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। जाते जाते ये बात है कि टेम्परेचर का ये स्केल, केल्विन स्केल, जिसको 0 केल्विन से शुरू किया गया, ये स्टैंडर्ड है सारे मटेरियल्स के लिए, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर की भी केल्विन ही मानी जाती है। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए द डिवाइस दैट वी यूज इज ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्म मीन्स हीट, मीटर यानी कि मेजरिंग डिवाइस। तो थर्मोमीटर, थर्म मीन्स हीट और मीटर यानी कि मेजरिंग डिवाइस, जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मोमीटर किस बेसिस पे काम करता है? ये काम करता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट में। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बॉडीज को जब हम टेम्परेचर देते हैं या उनको हीट अप करते हैं तो उनके टेम्परेचर के चेंज की वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंज ड्यू टू टेम्परेचर। These properties which change due to change in temperature are called thermometric properties. मिसाल के तौर पे मर्क्यूरी, अल्कोहल, ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जिनको जब टेम्परेचर दिया जाता है तो इनमें एक्सपेंशन होती है। जब इनको हम हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड करते हैं, तो इनका ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है विच इज एग्जिबिटेड व्हेन दे अंडरगो अ चेंज इन टेम्परेचर। और इनकी इसी चेंज इन टेम्परेचर की वजह से इसी वॉल्यूम के एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं और थर्मोमीटर बना देते हैं। तो जब थर्मोमीटर हम रखते हैं अपने मुंह में तो वो टेम्परेचर गेन करने से उनका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है और वो कैपिलरी में राइज कर जाता है। ठीक है, इससे अल्कोहल और मर्क्यूरी दोनों की अपनी सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है, इस वजह से डिफरेंट जगहों पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल बोथ मर्क्यूरी एंड अल्कोहल थर्मोमीटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल के दे एक्सपेंड अपॉन हीटिंग, और इस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को इस्तेमाल करते हुए उनको थर्मोमीटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ होते हैं इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं प्लैटिनम, और उस प्लैटिनम को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उससे उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बनी उसकी, चेंज इन रेजिस्टेंस, और इसी की बेस पे प्लैटिनम के इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर के जरिए उसमें रेजिस्टेंस में आने वाले चेंज नोट करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स क्या होते हैं? जब आपने देखा होगा कि एक खास डिस्टेंस के ऊपर आपके सामने फोरहेड के माथे के सामने थर्मोमीटर रखते हैं और एक आध सेकंड तक उसको रखे रहने के बाद आपका टेम्परेचर मेजर करके बता देता है। सो व्हाट डज दैट IR या इंफ्रारेड थर्मोमीटर डू? ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अंदर कुछ डिस्टेंस सेंसर्स लगे होते हैं और इन्वायरमेंटल सेंसर्स लगे होते हैं कि डिस्टेंस और इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से बॉडी टेम्परेचर की मेजरमेंट में कुछ फर्क ना आए और इनएक्यूरेट रीडिंग्स ना आए। तो व्हाट इट डज, ये लेजर लाइट एमिट करता है जो हमारे माथे पे पड़ती है, फोरहेड पे पड़ती है। फोरहेड पे वो लेजर लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद इंफ्रारेड उसकी वजह से रिलीज करती है हमारी बॉडी, और उस इंफ्रारेड के 1 सेकंड में 100 डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता है थर्मोमीटर, और अकॉर्डिंगली फिर उसका हमें रिजल्ट बताता है। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर क्योंकि लेजर एमिट करके इंफ्रारेड रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती है हमारी बॉडी से, इसलिए इसको इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी कहा जाता है बिकॉज इट टेक्स इन इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसको कभी लेजर थर्मोमीटर भी कहा जाता है बिकॉज ये लेजर लाइट एमिट करता है हमारे फोरहेड के ऊपर। ठीक है, 1 सेकंड में 100 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके फिर ये हमें टेम्परेचर की अपनी रीडिंग बताता है, कंसिडरिंग ऑल द डिस्टेंस एंड एनवायरमेंटल सेंसर्स बिल्ट इन इट। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं मुख्तलिफ तरह के थर्मोमीटर से, जो कि मुख्तलिफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके किसी बॉडी के टेम्परेचर को डिटरमिन करने में काम आती है।
ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को फिर यहीं तक कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसीब।